द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ये किताब जॉर्ज एस क्लैसन ने लिखी है। इस बुक को अच्छे से समझने के लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आइए द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पार्ट 1 को शुरू करते हैं। ये किताब एंशिएंट के सक्सेस सीक्रेट के बारे में बताती है। ये वेल्थ पर लिखी जाने वाली मोस्ट इंस्पायरिंग बुक है। प्रीटेक्स्ट में ऑथर कुछ बेस्ट विशेष देते हैं टू अचीव वेल्थ इन लाइफ। एम्बिशंस की रोड पर चल के अपनी वेल्दी डिजायर्स को पूरा करे और इस डिजायर को पूरा करने के लिए फुलफिलमेंट के लिए पैसों के साथ सक्सेसफुल होना कंपलसरी है। और ये कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स क्लियरली फॉलो करने के लिए ऑथर कहते हैं ये प्रिंसिपल्स गाइड करेंगे दुबले पर्स को यानी लीन पर्स को फुलफिल करने में, जिससे लाइफ में हैप्पी होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ सके। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वैसे ही मनी लॉस यूनिवर्सल और अनचेंजिंग है और ये प्रूव करते हैं आपको अपने पर्स को बड़ा करने में यानी लार्जर बैंक बैलेंस करने में और फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए अपने रास्तों को आसान करते हैं। पैसा एक माध्यम है जिससे अर्थ पर सक्सेस मेजर की जाती है। मनी इज द मीडियम अर्थली सक्सेस इज मेजर। पैसा पॉसिबल करता है बेस्ट एंजॉयमेंट जो अर्थ अफोर्ड्स करे। अर्थ मेक्स पॉसिबल द एंजॉयमेंट ऑफ द बेस्ट अर्थ अफोर्ड्स। पैसा बहुत है उसके लिए जिसने इसे एक्वायर करने के सिंपल लॉस को नियंत्रित करके उस पर शासन किया। मनी इज प्लेंटीफुल फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द सिंपल लॉस विच इज गवर्न इट्स एक्विजिशन। पैसा आज भी ऐसे ही नियंत्रित है इन सेम लॉस पर जो 6000 साल पहले बेबीलोन के भीड़ में अमीर लोगों ने इसे नियंत्रित किया था। Money is governed today by the same laws which is control it when the prosperous man throne the streets of Babylon 6000 years ago। देखो पैसा भरपूर है उसके लिए जो इन सिंपल लॉस को एक्वायर और कंट्रोल करता है। तो आइए समझते हैं इन रूल्स को डिटेल्स में। उससे पहले ये छोटी सी फॉरवर्ड नोट्स समझते हैं। हमारी सफलता हमारी पर्सनल फाइनेंशियल सफलता पर डिपेंड है। एज ए इंडिविजुअल ये किताब डील करती है हमारे सभी के पर्सनल सक्सेस के साथ। सक्सेस का मतलब खुद के एफर्ट्स एंड एबिलिटी का रिजल्ट है। सही तैयारी इसकी की है। हमारे एक्शंस हमारे थॉट्स से वाइज नहीं है और हमारी थिंकिंग हमारे अंडरस्टैंडिंग से वाइज नहीं है। ये किताब सॉल्व करती है छोटे पर्स की प्रॉब्लम को बाय गाइडिंग फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, जो सचमुच एक पर्पस है। जो भी एम्बिशियस है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए उसे ही सहायता मिलेगी टू एक्वायर मनी, कीप मनी एंड मेक देयर सरप्लसेस अर्न्स मोर मनी। पैसा कमाना और उसका सुरक्षित व्यवहार करना और उसके सरप्लस यानी एक्स्ट्रा इनकम को इस्तेमाल करके और पैसे कमाना, ये प्रिंसिपल्स ही नर्चर कराते हैं फाइनेंशियल बेसिक प्रिंसिपल्स। इसे अच्छे से रिकॉग्नाइज करना और ये दुनिया में कहाँ फिट हो रहे हैं वहाँ अप्लाई करना सिखाती है फाइनेंशियल बेसिक प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल्स हर एक पॉइंट पर सेम इंस्पिरेशंस देते हैं फॉर ग्रोइंग बैंक अकाउंट और ग्रेटर फाइनेंशियल सक्सेस। और इसके डिफिकल्ट सॉल्यूशन ऑन पर्सनल फाइनेंस प्रॉब्लम पर बहुत ही इंथुजियास्टिकली सॉल्व और इंस्पायर कराती है। बेबीलोन बहुत ही वेल्दिएस्ट सिटी थी एंशिएंट वर्ल्ड की, क्योंकि उसके लोग रिचेस्ट पीपल थे उस वक्त के। वो मनी की वैल्यू समझते थे और वो प्रैक्टिस भी करते थे साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स। पैसे एक्वायरिंग करना और वो प्रैक्टिस भी करते थे साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स। पैसे एक्वायरिंग के लिए, उसे रखने और व्यवहार करने अपने मनी से और मनी प्रोड्यूस करने के लिए। और उन लोगों ने खुद को दिया जो हमारे डिजायर है, आने वाली फ्यूचर इनकम और पर्सनल फाइनेंशियल सक्सेस। एन हिस्टोरिकल स्केच ऑफ बेबीलोन। हिस्टोरी देखी जाए तो बेबीलोन जैसी ग्लैमरस सिटी नहीं बनी। कहा जाता है बेबीलोन के नाम में ही जादू थी। गोल्ड और ज्वेल्स की ये एक नेचुरली पिक्चर वेल्थी सिटी थी जो लग्जरी लोकेट थी, सराउंडेड बाय रिच रिसोर्सेस जैसे कि जंगल और माइंस। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि बेबीलोन सिटी यूफ्रेट रिवर के बाजू में, जहाँ कोई भी जंगल और माइंस नहीं थे, ना ही स्टोन्स की बिल्डिंग, ना ही ये लोकेट थी मार्केट या ट्रेडिंग रूट में। वहाँ बारिश भी कम होती थी, फसल उगाने में भी इस वजह से बहुत तकलीफें होती थी। बेबीलोन एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है ह्यूमन एबिलिटी का टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। यहाँ के सभी रिसोर्सेस सपोर्टिंग थे इस बड़े शहर में जो मैन डेवलप था। सभी अमीर लोग अपने दम पर अमीर बने थे। बेबीलोन में सिर्फ 2 नेचुरल रिसोर्सेस थी, मिट्टी और पानी। बेबीलोन में आउटस्टैंडिंग रूलर्स हुए थे क्योंकि यहाँ विजडम, एंटरप्राइज और जस्टिस की पावर थी। बेबीलोन एक मॉडर्न सिटी जैसी ऑर्गेनाइज थी। वहाँ रास्ते और शॉप्स भी थे। बेबीलोनियंस बहुत ही स्किलफुल थे अपनी कला में, जैसे कि मूर्तिकार, पेंटर्स, कपड़े बनाना और एग्रीकल्चर। साथ ही वो ज्वेलरीज भी बनाते थे बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से। यहाँ पर मेटल वेपन्स भी तैयार होते थे। बेबीलोनियंस बहुत ही क्लेवर फाइनेंशियर्स और ट्रेडर रहे हैं और ओरिजिनली कहते हैं वो मनी के इन्वेंटर्स, मतलब पैसों का एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स और रिटर्न टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी जैसे चीजें वहीं से होने की शुरुआत हुई थी।
द मैन हु डिजायर गोल्ड। बेबीलोन में बंसिर नाम का रथ बनाने वाला रहता था। उसके घर के आंगन में वो रथ बनाने का काम करता था। उसकी वाइफ दरवाजे पर आकर बार बार राशन खाली है और पैसे नहीं है ये कहती थी। ये सुनकर बंसिर दुखी होता था और बहुत मेहनत से रथ बनाता था। अच्छे से रथ बनाने जो भी कुछ लगता था, जैसे कि पॉलिशिंग और पेंटिंग, साथ ही व्हील्स पर चमड़े के रिम्स लगाकर वो वेल्दी कस्टमर्स को बेचने के लिए तैयार रखता था। पर ऐसा नहीं हो रहा था। वो रथ बेच नहीं पा रहा था। बंसिर का दिमाग काम करना बंद हो गया था। इस प्रॉब्लम का आंसर वो ढूंढ नहीं पा रहा था। बंसिर के घर के पास बहुत बड़ा किंग पैलेस था जो बड़ी बड़ी वॉल से कवर था। इसके बाजू में बंसिर और बाकी गरीबों का भी घर था। बेबीलोन में वेल्दी लोग भी रहते थे और गरीब भी। बंसिर बहुत दुखी था अपने पॉवर्टी और धंधे के कारण। तब वहाँ से बंसिर का एक दोस्त कोबी गुनगुनाते आता है और देखता है कि बंसिर बहुत ही दुखी बैठा हुआ था। कोबी पूछने लगा, क्या हुआ मेरे दोस्त? तब बंसिर कहता है, हमारे यहाँ कितने वेल्दी लोग हैं, पर फिर भी कोई भी मेरे रथ खरीदना नहीं चाहता। मेरे जेब में पैसे तक नहीं है, सिर्फ स्टैचू की तरह यहाँ बैठा हूँ। क्यों ऊपर वाला हमारी मदद नहीं करता? तुम भी जानते हो मैं कितना हार्ड वर्किंग इंसान हूँ। तब अचानक कोबी के मन में भी पैसों के लेकर छोटी सी ड्रीम्स पैदा होती है। वो कहता है, मैं जब सुबह उठता हूँ मेरी भी जेब की पर्स सभी हमेशा खाली ही होते हैं। बंसिर कहता है, हम काम भी करते हैं पर सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। हम इतने रिचेस्ट सिटी में रहते हैं फिर भी हम क्यों इतने गरीब हैं? इसीलिए कोबी हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी खुद की भी यही हालत थी। बंसिर कहता है, मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करके शानदार रथ बनाता हूँ पर फिर भी गरीबी से ऊपर नहीं आ सकता। मुझे लगा कि भगवान मेरी मेहनत को देखकर मुझे इसका फल देंगे और सफल बनाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं इसके लिए बहुत मेहनत भी करने के लिए तैयार हूँ। जितनी ताकत मेरी पीठ में है और जितनी भी स्किल्स मेरे हाथ में है और माइंड में जितनी भी चालाकी है उसका उपयोग करने के लिए भी तैयार हूँ, पर मेरी इस मेहनत का मुझे फेयर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो कोबी भी अपनी दुखड़ी गाथा कहने लगा, हम सिर्फ सालों साल स्लेव बनकर विश नहीं कर सकते कि हमें भी अमीर बनाओ। सिर्फ काम और काम हमें कहीं भी नहीं पहुंचा सकता और शायद ही हम ये भी खुफिया तरीके से ढूंढ नहीं सकते कि बाकी सब कैसे गोल्ड एक्वायर कर रहे हैं ताकि हम भी वो सब कर सके जो अमीर लोग कर रहे हैं। बंसिर कहता है, शायद कोई सीक्रेट है जो हमें सीखना होगा, जो लोग धनवान बने हैं उनके पास जाकर। फिर कोबी ने कहा, आज ही के दिन अपना पुराना फ्रेंड अरकद मेरे सामने से अपने सोने के रथ पर गया और उसने एक बार भी देखा तक नहीं। उसके बजाय वो सिर्फ हाथ दिखाकर स्माइल देकर वहाँ से चला गया। ऐसा कहते हैं अरकद अपने आप को बेबीलोन का रिचेस्ट इंसान है ऐसा मानता है। तब अचानक बंसिर के दिमाग में एक आइडिया आया और उसकी आंखें चमक उठी और कहने लगा, हमें अरकद से पूछना चाहिए। उससे धनवान होने की सलाह लेकर हम भी धनवान यानी अमीर हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बचपन का दोस्त भी है और वो हमेशा रहेगा। हमें भी कुछ ढंग का इंसान बनना होगा। वी विश टू बिकम मैन ऑफ मीन्स। चलो अरकद के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब धन को कैसे कमाया, ताकि हम भी अपने लिए कमा सकते हैं। और क्यों ना हम अपने साथ कुछ बचपन के दोस्तों को भी ले जाते हैं, वो भी हमारे जैसे ही हालत में है। अरकद अपने सभी बचपन के साथी को देखकर खुश हो जाएगा और इससे उन्हें भी अरकद के विजडम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा और हमारे साथ ही वो भी गरीबी से हटकर धनवान बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ के गरीबों की हालत बहुत ही खराब है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन में अरकद नाम का रिच इंसान था। वो अपने ग्रेट वेल्थ की वजह से फेमस था। वो अपने उदारता की वजह से भी बहुत चर्चित रहता था। साथ ही चैरिटी भी करता था और अपनी फैमिली के प्रति उसके अच्छे व्यवहार थे। साथ ही में अरकद अपने खर्चे बिना किसी संकोच के करता था, मगर फिर भी उसकी वेल्थ तेजी से बढ़ती ही जा रही थी। हर साल उसके ढेर सारे खर्चे होने के बावजूद भी वो और भी ज्यादा वेल्दी ही बन रहा था। अरकद के पास अपने बचपन के कुछ दोस्त यानी बंसिर, कोबी और कुछ साथी आते हैं और कहने लगे, तुम अरकद कितने भाग्यशाली हो, हम सभी से ज्यादा तुम बेबीलोन के रिचेस्ट आदमी भी बन गए हो। तुम अमूल्य खाना खाते हो, कपड़े और गहने पहनते हो, दावत रखते हो और अपने फैमिली के लिए जो करना चाहो वो भी करते हो, जबकि हम सभी एक थे। हमने एक ही साथ पढ़ाई की है, हमने साथ में खेल भी खेले हैं, पर ना ही तुम पढ़ाई में हमसे अच्छे थे, ना ही खेल में, और ना ही तुम हम सभी की तरह हार्ड वर्किंग हो जितना हमने देखा है। तो फिर कैसे तुम ही किस्मत वाले हो गए और सभी अच्छी चीजें एंजॉय करने लगे और हम यहाँ खाली हाथ बैठे हैं, जबकि हम सब इक्वली डिजर्विंग हैं। बदले में अरकद कहता है, अगर तुम लोग धन बनाने में असफल रहे हो इन सालों में, वो इसलिए हुआ है क्योंकि तुम फेल हुए वेल्थ यानी धन बनाने के लॉस को समझने में और उसे अपने उपयोग के लिए या फिर अपने लिए उपयोग करने में, या फिर आप लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया था और जब पूरी तरह गरीबी में आ जाने पर इसे महसूस किया, तब तुम सभी में वेल्थ की डिजायर पैदा हुई। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ।
मैं जब यंग था तब मैं अपने बारे में सोचता रहता कि धन ही सारे अच्छे चीजों की और खुशियों की चाबी है। वेल्थ एक पावर है। अगर हमारे पास वेल्थ होगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अपना घर ले सकते हैं, उसे लाजवाब सजा सकते हैं, दूर समुद्र की यात्रा कर सकते हैं, सभी लोगों के लिए अच्छे व्यंजन के साथ दावत रख सकते हैं, जौहरीज और मूर्तिकार खरीद सकते हैं, भगवान के लिए अच्छे टेम्पल्स बना सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। ऐसे सभी चीजों के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब मुझे अंदर ही अंदर ये एहसास हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि मैं औरों की तरह साइड में रहकर ये सब देखता नहीं रहूंगा और ना ही गरीब कपड़ों में अपने आप को देखकर रिस्पेक्टेड रहूंगा और ना ही बाकी गरीबों की तरह अपनी गरीबी से सेटिस्फाइड रहूंगा, बल्कि मैं अपने आप को इन अच्छी चीजों का मेहमान बनाऊंगा। मैं भी गरीब घर से ही था। हमारे पास कोई भी जायदाद विरासत में नहीं थी और ना ही मुझे कुछ मिला था और ना ही कुछ मिला है। मैंने डिसाइड किया कि मैं ये सब अचीव करूंगा जो मैंने डिजायर किया है, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त और मेहनत और अभ्यास क्यों ना लगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि वेल्थ एक्यूमुलेशन के बारे में जानना। तब मुझे स्क्राइबिंग यानी लिखने का काम मिला। मैं वहाँ घंटों घंटों ज्यादा काम करता था। हर दिन ये काम चिकनी मिट्टी पर लिखने का था, क्ले टैबलेट्स पर लिखने का काम था। हफ्ते हफ्ता महीनों महीना बीत गया ऐसे ही काम करके। मेरी कमाई हो रही थी पर वो काफी नहीं थी। मेरी वेल्थ को लेकर यूं ही डिटर्मिनेशन जारी रही, अपने वेल्दी बनने के सपने को लेकर। एक दिन अल्गमिश नाम के मनी लेंडर यानी साहूकार वहाँ आते हैं। वहाँ आकर वो 9th लॉ नो लॉस की कॉपी 2 दिन में बनाकर मांगते हैं। उसके बदले में वो 2 कॉपर के सिक्के दे रहे थे। मैंने वो काम करना शुरू कर दिया और अपनी ईमानदारी से मन लगाकर देर रात तक करने लगा। 2 दिन बाद अल्गमिश वहाँ आते हैं। तब वो काम कंप्लीट नहीं हुआ था। वो गुस्सा हुए, मगर फिर भी मैंने उनका गुस्सा अच्छे से हैंडल करके हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, अल्गमिश आप बहुत रिच हो, लेकिन कैसे? तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि रिच कैसे बनते हैं? बदले में मैं सारी रात जागकर आपको कल सुबह आपके 9th लॉस दे दूंगा। अल्गमिश खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम बहुत होशियार हो, ये सौदा बहुत ही मूल्यवान होगा तुम्हारे लिए। मुझे मंजूर है। सारी रात जागकर काम करते करते पीठ और सर दुखने लगा और आंखें भी अदृश्य होने लगी। फिर भी वो काम मैंने पूरा किया। जब सुबह अल्गमिश वहाँ आए तब सारी टैबलेट्स लॉस लिखकर रेडी थी। अल्गमिश ये देखकर खुश हुए। तब अल्गमिश ने कहा, तुमने अपना काम वादे के अनुसार पूरा किया है। अब मेरी बारी अपना वादा पूरा करने की। देखो, मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ वो अच्छे से सुनना। मेरी इन सभी सालों की ये विजडम है और अगर तुमने ये अच्छे से नहीं सीखा, नहीं सुना और समझा तो तुम्हें लगेगा कि मेरी रात भर की मेहनत वेस्ट हो गई। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और नजदीक आकर गहरे टोन में कहा, मुझे वेल्दी होने का रोड तब मिला जब मैंने डिसाइड किया कि मैं जो भी कमाऊंगा उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रखूंगा और तुम्हें भी यही करना है। अ पार्ट ऑफ ऑल आई अर्न वॉज माइंड टू कीप। और कहा, इतना किफायती था एक भेड़चर को मनी लेंडर बनाने के लिए, यानी मुझे। तुम अब तक कपड़े बनाने वाले को, चप्पल बनाने वाले को, खाना खाने के लिए पैसे निकालते हो, पर कभी खुद के भविष्य के लिए पैसे नहीं निकालते। तुम बाकी सभी को पे करते हो सिवाय खुद को। जैसे कि तुम दूसरों के लिए काम करते हो, स्लेव बनते हो, वैसे ही तुम्हें अपने इनकम का 10वां हिस्सा खुद को पे करना है, यानी अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा खुद को देना है। तो सोचो कि 10 साल में तुम्हारे पास कितना होगा। मैंने भी अंदाज से कह दिया कि लगभग मेरी 1 साल की इनकम जितना हो जाएगा। अल्गमिश, ये एक आधा सच है। जितने भी गोल्ड पीसेस तुम सेव करोगे वो तुम्हारे स्लेव होंगे और वो पीसेस तुम्हारे लिए काम करेंगे। जितने भी गोल्ड से तुम काम करवाओगे वो उनसे कुछ कॉपर्स अर्न करेंगे और उससे उनके बच्चे कमाएंगे और उनके बच्चों से उनके बच्चे कमाएंगे तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें वेल्दी बनना है तो तुम्हें अपने सेविंग्स को काम पर लगाकर उससे भी कमाना होगा और उसके बच्चों को भी तुम्हारे लिए काम करना होगा। और ये सब तब तक करते रहना होगा जब तक तुम अपने सफल डिजायर को पा नहीं लेते। एक वक्त ऐसा भी आएगा तुम्हें पता लग जाएगा कि अब तुम सफल हो गए हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ तुम्हारे लॉन्ग नाइट वर्क के बदले में, पर मैं तुम्हें तुमने किए हुए काम से कई थाउजेंड्स गुना ज्यादा दे रहा हूँ। अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो इस सच को अच्छे से समझकर इस पर चतुराई से काम करना शुरू कर दो, जैसे मैंने तुम्हें समझाया है। तुम्हें अपने आप से वादा करके अपने इनकम का 1/10 यानी 10वां हिस्सा देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कितना कम क्यों ना कमा लो। पर ध्यान रहे, 10वां हिस्सा कम नहीं निकालना है और ज्यादा से ज्यादा तुम जितना चाहे उतना निकाल सकते हो। पे योरसेल्फ फर्स्ट, इससे तुम कुछ भी बाय नहीं करोगे। वेल्थ एक बड़े ट्री की तरह होती है जो एक छोटे से बीज से शुरुआत होती है। सेम तुम्हारे वेल्थ की भी इन छोटी सेविंग्स से ही शुरुआत होगी। तुम्हारी सेविंग्स एक बीज है, जितने जल्द तुम बीज लगाओगे उतने जल्द उसके पौधे फिर बड़े ट्रीज हो जाएंगे। साथ ही तुम्हें नरिशिंग के लिए अपने सेविंग्स करते ही रहनी होगी, जैसे कि तुम बीज पर पानी डाल रहे हो।
जितने तुम कंसिस्टेंट रहोगे उतने जल्द तुम अपने वेल्थ की छाव में आसानी से आराम करोगे। ये सब कुछ कहकर अल्गमिश वहाँ से चले गए। अल्गमिश की इन बातों को अच्छे से समझकर मैंने इन पर हर महीने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। मैं अपनी इनकम का 10वां हिस्सा निकाल कर रखता था, पर इससे मुझे कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। थोड़ा सा डिफरेंस था जो मैनेज किया जा सकता था। मेरी इच्छा हुई अपने लिए खाना, अच्छे कपड़े खरीदना, सवारी के लिए ऊंट या नाव खरीदना, पर मैंने कंट्रोल किया वाइजली और ये सब नहीं खरीदा। फिर 12 महीनों के बाद अल्गमिश मेरे पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुमने अपने आप को पे किया अपनी इनकम का 10वां हिस्सा पिछले 12 महीनों में? अरकत ने कहा, हाँ अल्गमिश, मैंने अपने आप को पे किया। अल्गमिश, और फिर तुमने उस सेविंग्स के साथ क्या किया? अरकत, मैंने वो सेविंग्स अजमर नाम के एक ईंट बनाने वाले को दी है जो समुद्र में किसी से असली रेयर ज्वेलरी खरीदने गया है। जब वो लौटेगा तब हम दोनों वो ज्वेलरी बेचकर प्रॉफिट डिवाइड करने वाले हैं, हमारी अर्निंग्स का। अल्गमिश, तुमने एक ईंट बनाने वाले को असली ज्वेलरी खरीदने भेजा है, तुम्हें कैसे उसकी नॉलेज पर ट्रस्ट था? तुमने एक ईंट बनाने वाले को असली ज्वेलरी खरीदने कैसे भेजा? तुम्हें कैसे उसकी नॉलेज पर ट्रस्ट था? क्या तुम एक कुम्हार को खाना बनाने का और किसी कुम्हार को मनी लेंडिंग का काम दे सकते हो? मेरा अंतर्मन अब कह रहा है, तुम्हारी सेविंग्स जो भी तुमने अजमर को दी है वो खो गई है। तुमने अपने आने वाले पौधे को जड़ से उखाड़ दिया है, पर कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो और अगली बार जब ज्वेलरी की एडवाइस लेनी हो तो तुम्हें ज्वेलर के पास जाना होगा। अगर तुम्हें भेड़ चरानी है तो भेड़ चराने वाले के पास जाओ। एडवाइस फ्री में दी जाती है, पर वही अपनाना जो तुम्हारी लाइफ में वर्थ हो। अगर तुम अपनी सेविंग्स के बारे में किसी भी काम के लिए इनएक्सपीरियंस इंसान से सलाह लोगे तो तुम्हारे डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कहकर अल्गमिश वहाँ से चले गए। जैसा अल्गमिश ने कहा था वैसा ही हुआ। अजमर को वहाँ रेयर ज्वेलरी के नाम पर चमकते जेम्स दिए जो नकली थे। मैं फिर से खूब मेहनत करने लगा और अपने आप को पे करने लगा। अब ये आदत और डिसिप्लिन बन गई थी, इसीलिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। फिर 12 महीने के बाद अल्गमिश मेरे पास आते हैं और पूछने लगे, तुमने पिछले 12 महीनों में क्या प्रोग्रेस की है? अरकत, मैंने अपने आप को 1/10 हिस्सा पे किया। फिर मैंने अपनी सेविंग से अगर नाम के शील्ड मेकर को ब्रॉन्ज खरीदने दिया है, जिससे वो हर चौथे महीने उसका रेंट देता है। फिर तुम उस रेंट का क्या करते हो? मैं उस रेंट का अपनी फैमिली के लिए दावत रखता हूँ और मैंने अपने लिए अंगरखा भी खरीद ली है और मैं जल्द ही अपनी सवारी के लिए कुछ खरीदना भी चाहता हूँ। अल्गमिश हंसने लगे, तुम अपने सेविंग्स के चिल्ड्रंस खा रहे हो तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारे लिए काम करेंगे? पहले अपने सेविंग्स के चिल्ड्रंस की आर्मी तैयार करो। बहुत ज्यादा ये फौज तैयार होने के बाद एक वक्त ऐसा भी आएगा तब तुम उससे एंजॉय कर सकते हो, तब इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये कहकर अल्गमिश वहाँ से चले गए। इस बार अल्गमिश 2 साल नहीं लौटे और जब वो 2 साल के बाद आए तब उनके फेस पर डीप लाइंस, उनके आंखें भी धंस गई थी। अब वो बूढ़े हो गए थे। आते ही अल्गमिश ने मुझे पूछा, क्या तुमने जितनी वेल्थ ड्रीम की थी उतनी अचीव की है? अरकत, अब तक तो नहीं जितनी मैंने डिजायर की है, पर मेरी इनकम अर्न कर रही है और वो अर्निंग्स भी तेजी से अर्न कर रही है। अल्गमिश, क्या तुम अभी भी ईंट बनाने वाले से एडवाइस लेते हो? अरकत, लेकिन जब ईंट बनाने का काम होता है तब लेता हूँ। अल्गमिश, तुमने अपने सभी लेसन्स को अच्छे से सीखा। फर्स्ट तुमने सीखा कि अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपने आप को देना होगा और फिर बचे हुए इनकम से अपना गुजारा करना होगा। फिर तुमने सीखा कि कौन सी एडवाइस किससे लेनी चाहिए। जो भी काम करने वाले हो वो काम उस इंसान से एडवाइस लेकर करनी चाहिए जिस इंसान ने उस काम में महारत हासिल की हो अपने ओन एक्सपीरियंस के साथ। और लास्ट में तुमने ये सीखा कि अपने हर एक गोल्ड को कैसे काम पर लगाना है ताकि वो तुम्हारे स्लेव बनकर तुम्हारे लिए काम करे और भी ज्यादा गोल्ड तुम्हारे लिए कमा सके। तुमने सीखा कि पैसे कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे उसे रखते हैं और पैसों को कैसे यूज करते हैं जिस वजह से वो पैसे और पैसे कमा सके। ठीक है, अब तुम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के लायक बन गए हो। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरा बेटा सिर्फ मनी स्पेंडिंग जानता है पर अर्निंग्स के बारे में सोचता भी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है भविष्य को लेकर, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि निपुर में मेरी जमीन है, वहाँ तुम जाओ और उसकी देखरेख करो और व्यापार भी देखो। अगर तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाऊंगा और अपनी जायदाद का कुछ शेयर परसेंटेज के तौर पर भी दूंगा। ये ऑफर मैंने मंजूर कर ली और मैं निपुर चला गया और मैंने वहाँ अल्गमिश की लैंड, जमीन और वहाँ के कुछ कारोबार का चार्ज हाथ में लिया। वो बहुत बड़ा था लेकिन इससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और क्योंकि मैं एम्बिशियस था और साथ ही मैंने उन 3 वेल्थ के लॉ को मास्टर भी किया है सक्सेसफुली हैंडल करके, इसीलिए मैंने अल्गमिश के निपुर के स्टेट की वैल्यू मेहनत से अच्छी कर दी और वैल्यू बढ़ा दी और उनका व्यापार प्रॉफिटेबल बना दिया था। इस वजह से अल्गमिश ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया और अपनी जायदाद
का कुछ परसेंटेज शेयर भी दिया अंडर द लॉ। तो ये थी मेरी कहानी। बंसीर और बाकी दोस्त वहाँ कहने लगे, तुम हरकत वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें अल्केमिस्ट जैसे मनी लेंडर का वारिस होने का और उनके साथ काम करके वेल्थ के नियम जानने का मौका मिला। हरकत, मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे वेल्दी बनना था। ये डिजायर मेरी अल्केमिस्ट से मिलने से पहले थी और साथ ही मैं 4 साल अपने वेल्दी बनने के पर्पज से दूर रहा अपनी गलती के वजह से। मैं इनकम का 10वां हिस्सा निकाल रहा था, फिर भी पैसों के गलत डिसीजन की वजह से मैं अपनी इनकम खो रहा था। अपॉर्चुनिटी बहुत घमंडी होती है, जो टाइम वेस्ट नहीं करता उसे ही वो मिल जाती है और जो अनप्रिपेयर्ड होता है वो अपॉर्चुनिटी गवा देता है। देखो, अगर मैं अपने आप के लिए कोई टास्क रखता हूँ तो मैं उसे कंप्लीट भी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रिज पर जाकर 100 दिन हर रोज एक छोटा पत्थर पानी में डालने का टास्क रखता हूँ तो मैं उसे किसी भी हालत में कंप्लीट करता हूँ। अगर 7वें दिन मैं भूल गया तो 8वें दिन मैं ब्रिज पर जाकर 2 पत्थर नहीं फेंकूंगा, बल्कि 7वें ही दिन ब्रिज पर जाकर वो टास्क कंप्लीट करूंगा। 20वें दिन ये नहीं कहूंगा कि रोज एक पत्थर फेंकने से क्या होगा, क्यों ना मैं सभी पत्थर एक साथ आज ही फेंक दूं। तो मैं ऐसा करूंगा भी नहीं और सोचूंगा भी नहीं। इस वजह से तुम किसी भी चीज के लिए डिसिप्लिन सीख सकते हो अपने आप के लिए। बंसीर और बाकी दोस्तों ने पूछा, तुम हमें क्या एडवाइस करोगे धनवान यानी वेल्दी बनने के लिए? हरकत, मैं भी तुम्हें वही एडवाइस करूंगा जो अल्केमिस्ट ने मुझे की थी। अ पार्ट ऑफ ऑल आई अर्न इज माइन टू कीप। तुम्हें अपनी इनकम का 10वां हिस्सा अपने आप को पे करना है। साथ ही मुझे अपनी इनकम का हिस्सा अपने आप को पे करना है। ये हर रोज हर घंटे अपने आप को याद दिलाना है। बचे हुए पैसों से बाकी एक्सपेंसेस करो। पहले पे योर सेल्फ, बाद में एक्सपेंस करने हैं। जैसे जैसे सेविंग्स बढ़ेगी तुम्हें रिच बनने की फीलिंग्स आएगी। फिर तुम्हें पैसों की सलाह मनी लेंडर से ही लेनी है, ना ही मेरी गलती के जैसे ईंट बनाने वाले से। स्मॉल रिटर्न सेफ है और अच्छा है फार मोर देन बड़ी रिस्क लेना। फिर तुम्हें सीखना है कि अपने ट्रेजर से काम करवाना। देन लर्न टू मेक योर ट्रेजर वर्क फॉर यू। इसे अपना गुलाम बनाओ। अपने ट्रेजर के बच्चे उनके बच्चों को भी काम पर लगाओ। साथ ही मैंने जो गलती की है उससे सीखो और अपने ट्रेजर्स को लॉस से बचाओ। ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वरना तुम अपने सभी स्लेव्स को खो दोगे। फिर तुम्हें वापस जीरो से शुरुआत करनी होगी। साथ ही अपनी इनकम के साथ थोड़ी एंजॉयमेंट भी करो। ओवर सेविंग्स के चक्कर में अपना आज खराब मत करो। लाइफ एक अपने आप में ही रिच है, तो एंजॉयमेंट भी करो अपने हर एक मोमेंट को। ये सुनकर सभी दोस्त हरकत को थैंक यू कहकर उससे गले मिलकर वहाँ से चले गए। सभी की आंखों में धनवान होने की यानी वेल्दी बनने की अलग ही चमक थी। तो हमेशा याद रखिए, वेल्थ की शुरुआत अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर टू कीप से शुरू होती है। अपने आप को हर इनकम का कुछ पोर्शन कंसिस्टेंटली देने से वेल्दी बनने की शुरुआत होती है। मुझे पता है ये बातें आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी, इन बातों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके। तो आज के लिए इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। हैव अ ग्रेट एम, अचीव इट, ऑल वी कैन सक्सीड। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाना है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।